हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल से ओटीआर सबका हो गया होगा। और अब 28 अगस्त बस आने वाला है एकदम से। और विषयवार जो मैंने बता दिया आपने देख लिया, अपना अपना विषय को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे और पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कितना है। वैसे तो इस बार नंबर आप सीट ज़्यादा है और मुझे लग रहा है, देखो होम साइंस में भी ज्यादा है। दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नंबर मतलब अच्छे अच्छी काफी मात्रा में संख्या में आई हैं सीटें। जैसे एक जीव विज्ञान हो गया, एक सामाजिक विज्ञान हो गया और एक विज्ञान और गणित कंप्यूटर। हाँ, इन चार सब्जेक्ट में जो है मतलब 1000 के ऊपर आई हुई हैं सीटें, तो अच्छी खासी आई हुई है। और कंप्यूटर में भी महिलाओं की सीट भी अच्छी खासी दी हुई है, बालिका वर्ग में भी मतलब 400-500 के समथिंग दी हुई है। मैंने कल बताया था, आप देख लेना। सारे में कंप्यूटर, मैथ और विज्ञान में, इनमें तीनों में महिलाओं में और पुरुषों में ज्यादा खास अंतर नहीं है, बढ़िया सीटें हैं। बाकी सब्जेक्टों में तो महिलाओं के साथ नाइंसाफी की ही जाती है, कम ही दी जाती है सीटें, वो तो आप जानते ही हैं, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है, और अपनी तैयारी करते रहिए। और इस बार होम साइंस के भी अच्छी खासी आई हुई है वैकेंसी, तो लगे रहिए। ठीक है, स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आया प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और चलिए, हम वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 15, सेट नंबर 15 है, ठीक है। और ये सब एलटी ग्रेड के ही है, आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये तो आपको करना है ही, चाहे आप कोर्स करने के बाद करो या पहले करो, ये सारे आपको पीवाई क्यू करना ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसी में से आयोग उठा लेता है। क्योंकि ये सब क्या है ना कि एक बार चेक हो चुकी हुई होती है और उसमें से आयोग जो अपना आंसर की मान लेता है तो उसी में से उठा लेता है। वो भी नहीं चाहता कि बहुत सारे क्वेश्चन में लफड़े वाले डालू या फिर आके बच्चे जो है वो करें, ऑब्जेक्शन लगाएं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन डालते हैं तो उसमें देखते हो कितना दिक्कत ही आती है ना। तो चलिए, हम माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? ए ऑप्शन है आर एच फैक्टर, बी ऑप्शन है केवल एक्स, सी ऑप्शन है केवल वाई, डी ऑप्शन एक्स और वाई दोनों। तो इसमें कौन सा होगा? ए एक्स और वाई दोनों। क्योंकि देखिए माता में कितना होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता में 23वां गुणसूत्र ऐसा होता है जब एक्स और वाई होता है। और एक्स और वाई देखिए, जब इसमें माता के तो कोई संतान कैसे भी हो, माता के तो कोई गलती नहीं होती है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि माता में तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक पिता के में ही एक ऐसा गुणसूत्र है जो वाई पाया जाता है, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई, अगर एक्स वाई मिलते हैं तो लड़का होता है ना, तो लड़का होता है। अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है ना। ये और ये अगर हुआ तो लड़की हुई, है ना। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम को कहते हैं, स्टर्नम को क्या कहते हैं? स्टर्नम क्या है? स्टर्नम को कहते हैं। ए ऑप्शन है हंसरी की हड्डी, हंसरी क्या होता है? हंसली होगा यार, यहाँ पे होगा हंसली, यहाँ पे ना ऐसे मांत्रा होगा, ये ना क्या ही लिख देते हैं, हंसली। ठीक है, यहाँ पे ना मांत्रा होगा हंसली, हंसली की हड्डी। ए ऑप्शन हंसली की हड्डी, बी ऑप्शन है सीने की हड्डी, सी ऑप्शन है कंधे की हड्डी, डी ऑप्शन है कॉलर की हड्डी। तो स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम क्या है? स्टर्नम जो है ना हृदय फेफड़ों, जैसे पसलियां होती हैं जहाँ से ये हमारी जुड़ी होती है, गर्दन से सारा जो हमारा ये एक सीने की हड्डी। वैसे तो मैं आंसर पहले लगाती थी, सीने की हड्डी होती है, ठीक है। सीने की हड्डी होती है, जो सीने की हड्डी है, जो एक जाल सा ऐसे बना नहीं है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, ये सब। तो इसके नीचे जो है कि ये चपटी सी हड्डी होती है, चपटी सी हड्डी नहीं होती, ये होता है, ठीक है। तो ये इसी से सारे ये जुड़े होते हैं ना, इसी चपटी अस्थि से ही बच्चे स्थल के जितने सारे मतलब इसकी हड्डियां हैं बाकी के सब जुड़ी होती है, पसलियां, सारी ये पसलियां जो है ये सब जुड़ी होती हैं। तो ये हमारे जो है हृदय को और लीवर को छाती के स्पंज मतलब जो भी है इस चीज को सुरक्षा प्रदान करता है ना। हृदय के फेफड़े को चोट नहीं पहुंचाने देता है, ये सब चीजों। तो ये है स्टर्नम, ठीक है। ये जो चपटी से हड्डी होती है अंदर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए ऑप्शन है संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन पेशी ऊतक, सी ऑप्शन है एडिपोज ऊतक, डी ऑप्शन है उपकला ऊतक। तो कौन सी ऊतक है? संयोजी ऊतक, ये सबको पता है ना। रक्त कैसा है? एक संयोजी ऊतक है ना। इसमें क्या, रक्त में एक तरल मैट्रिक प्लाज्मा होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं सारे ना। ये तो सब पता ही है आपको, क्या है ना। लिख दूं, रक्त में ये मैट्रिक कह लो, प्लाज्मा कह लो, प्लाज्मा ये ला है, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ, बी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ,
सी ऑप्शन है यकृत ग्रंथि, डी ऑप्शन है पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि, लीवर जिसे कहते हैं लीवर, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर की लंबाई कितनी होती है? 15 से 20। लीवर की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, 20 है। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, है ना, किलो में 1.5 केजी, ठीक है, 1.5 केजी, ये इतना होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है सेरिब्रम, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है मेडुला, डी ऑप्शन है पॉन्स वेरोली। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, जिसे प्रामस्तिष्क भी कहते हैं ना, प्रामस्तिष्क क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रामस्तिष्क, है ना, इसको प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रम या दो भागों में बटा होता है, दायां और बायां, है ना, दो भागों में बटा होता है, जो हमारे याददाश्त करने और सारी चीज़ों को मतलब मेमोरी में वो करके रखता है। सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये सेरिब्रम मस्तिष्क का। चलो फिर से कहती हूँ, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में या कच्चे होगा, ठीक है, ये कच्चे, बच्चे लिख दिया, कच्चे, क्योंकि पेन मेरी सही नहीं चलती है। कच्चे प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। ए ऑप्शन है कैरेटिन, बी ऑप्शन है फाइब्रिन, सी ऑप्शन एल्ब्यूमिन, डी ऑप्शन है ग्लोब्यूमिन। तो कौन सा होता है? फाइब्रोइन होता है। फाइब्रोइन और सेरेसिन दो होते हैं जो रेशम में गोंद पाया नहीं जाता, और जो सेरेसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन होता है वही जो चिपक जाता है, फिर उसको कीड़े को मार के जो रेशम प्राप्त करते हैं, इसी वजह से, है ना। तो दो पाए जाते हैं, एक होता है सेरेसिन, सेरेसिन प्रोटीन, और एक इसमें लिखा हुआ है फाइब्रोइन, है ना। रेशम में दो प्रकार के होते हैं ग्रंथियां, जो रेशम के जो कीट होता है ना उससे निकलती नहीं है दो ग्रंथियां। ये पूरी थ्योरी क्लास में आप लेना तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षक हो उन्हें कहते हैं, मतलब पानी को अपनी ओर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, आकर्षण हो उन्हें कहते हैं। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, सी ऑप्शन है नमी की क्षमता, डी ऑप्शन है ऐठन। तो ऐठन तो होगा नहीं, है ना, तो इसमें कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये जो है ना, ये बड़े आसानी से पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, है ना, बिना कोई दिक्कत हुए अपने आप अवशोषित कर लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण जैसे क्या, जो पानी के साथ आसानी से मिल जाते हैं, है ना, और ये मजबूत एक आप घर्षण बनाते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे नमक हो गया, है ना, चीनी हो गया, चीनी हो गया, तो ये क्या है, इसमें बहुत आसानी से ही तो घुल जाता है पानी में, पता ही नहीं चलता ना। चीनी हो गया, और स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, और क्या हो गया? सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज। तो ये सब जो है ये भी ला है, ठीक है। सेल्यूलोज, ये सब क्या है कि पानी को अपने अंदर बहुत जल्दी से समाहित कर लेते हैं, घुल जाते हैं पानी में, है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला कहाँ का वस्त्र है? पटोला कहाँ का वस्त्र है? ए ऑप्शन बंगाल, बी ऑप्शन बनारस, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन गुजरात। तो पटोला कहाँ का? ये तो कई बार पढ़ा होगा आपने। पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का, है ना। एक प्रसिद्ध काठियावाड़ एवं गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें साड़ियाँ जो ये मतलब शादी विवाह के अवसर पर पहने जाते हैं ना, पटोला साड़ियाँ। मैंने इसके पहले कई बार करवाया, तो बताया भी है कि इसकी डिजाइन कैसी होती है। और इसमें ज्यादातर परंपरागत नमूने बनाए जाते हैं। परंपरागत नमूने मतलब कि फूल पत्ती, परंपरागत लिख देती हूँ, परंपरागत नमूने, है ना। इसमें क्या होता है? नृत्य करती हुई स्त्रियां होती हैं, और फूल पत्तियां होती हैं, और इसमें मतलब हाथी घोड़ा आदि ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक डाई मुख्यतः इनमें इनमें प्रयुक्त होती है। गंधक डाई इनमें प्रयुक्त होती है। गंधक मतलब कि सल्फर, ठीक है, सल्फर डाई, सल्फर लेती हूँ, पता ही नहीं चलेगा, सल्फर, सल्फर, सल्फर डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है, मतलब इसमें से कौन से में प्रयुक्त होती है? ए ऑप्शन है रेशम में, बी ऑप्शन है स्टोन एवं अम्ल वसा में, वाश में लिखा है, सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसमें प्रयोग होता है? वायु ऑक्सीकरण, वायु, ये ऑक्सीकरण सिर्फ लिखा है, यहाँ पे होगा वायु ऑक्सीकरण, ठीक है। वायु ऑक्सीकरण, ठीक है।
इससे क्या होता है कि कपड़े में मजबूती अच्छे से आ जाती है। और ये ऐसे मतलब ये ऐसी डाई है, ऐसा कलर है कि इससे करने से ना, जैसे सूती वगैरह और कोई कपड़े हैं और सिंथेटिक सूती कपड़े, और तो उनमें कपड़े से रंग जो है गहरा चढ़ जाता है, तो निकलता नहीं है। और ज्यादातर डार्क कलर करे जाते हैं, ज्यादातर डार्क, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू नीला हो गया, है ना। मैं कहाँ लिखूँ, देखो यही लिख देती हूँ। जैसे नीला कलर हो गया, काला हो गया, है ना, ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। तो जो डार्क कलर होते हैं ना, इसको मिला के करने से क्या होता है, कलर एकदम पक्का हो जाता है और निकलता नहीं है। और उसमें मतलब कि आसानी से चढ़ भी जाता है। प्रकाश, चाहे प्रकाश की गत पड़े, चाहे मतलब धूप वगैरह या उससे, तो उससे कलर क्या है, निकलता नहीं है ना। ये इसकी खासियत होती है। ये रंग काफी टिकाऊ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है फुलकारी, बी ऑप्शन है चिकनकारी, सी ऑप्शन है कसीदाकारी, डी ऑप्शन है कसूती। तो ये आपको सबको पता होगा कि कसीदाकारी कहते हैं ना, कश्मीरी कढ़ाई को कसीदाकारी करते हैं ना। फैब्रिक जो उसमें काढ़े जाते हैं, क्या कहते हैं, जरी की तरह बढ़िया बढ़िया फूल वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? ए ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, इसमें परिसज्जा बतानी कौन सी परिसज्जा सिर्फ रेशम पे की जाती है। ए ऑप्शन है वेटिंग, नहीं, ए ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, बी ऑप्शन है वेटिंग, सी ऑप्शन है सेम्पोराइजिंग, डी ऑप्शन है टेंटरिंग। तो कौन सी की जाती है? रेशम में वेटिंग की जाती है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि रेशम का कपड़ा ना बहुत ही हल्का, रेशम वैसे भी बहुत हल्का रेशा होता है, हल्का सूत होता है ना, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। अगर उसमें थोड़ी सी वेटिंग नहीं डाली जाएगी ना, तो एकदम से समझ लो फूंक दो उड़ ही जाए। मतलब इतना हल्का, इतना सॉफ्ट, इतना लाइटनिंग होता है। तो उसमें क्या है कि जो है वेटिंग परिसज्जा की जाती है। वेटिंग करने से क्या होता है कि थोड़ा सा पिन साल्ट करके इसको करा कर वेटिंग करा देते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है। कपड़े रेशा है, रेशे का जो है वजन बढ़ जाता है ना। और इसमें लटकनशीलता भी आ जाती है। कोई कैसे भी कपड़ा बनाओ तो उसमें एक लटकनशीलता आ जाती है ना। और अच्छा भी लगता है ना इसमें। और ये कैसे की जाती है? एक धात्विक लवण में, धात्विक लवण जो होता है उसके घोल में डुबो देते हैं। उसके घोल में डुबो कर फिर उसको सुखा देते हैं, फिर उसका अच्छा, फिर उसके बाद उसका वजन बढ़ जाता है ना। वेटिंग प्रक्रिया ऐसे की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्फोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा, सिम्फोराइजिंग परिसज्जा कैसी परिसज्जा है कि कौन से कपड़े पे की जाती है, ये बताना। ए ऑप्शन है अपनी चमक नहीं खोएगा, बी ऑप्शन है सिंकड़ेगा नहीं, ये सिकुड़ेगा होगा भाई, यहाँ पे जो है ऐसे ऊपर मंत्र है, ठीक है, सिकुड़ेगा नहीं, यहाँ पे सिकुड़ेगा नहीं। और सी ऑप्शन है रंग नहीं निकलेगा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होता सिम्फोराइजिंग परिसज्जा, मैंने कई बार बताया है कि इससे कपड़ा सिकुड़ता नहीं है। इससे जो है जैसे सूती और लीलन कपड़ों में जो है ये खासतौर पे कड़ा ही करा जाता है। सिम्फोराइजिंग परिसज्जा करने से कपड़ों में जो है सिलवट रोधी परिसज्जा जो मतलब हो जाती है ना, तो इससे इतना ज्यादा सिलवटें नहीं पड़ती कपड़े में। एक मानक हो जाता है कि अब इससे ज्यादा नहीं सिकुड़ेगा, है ना। बाकी तो देखो नेचुरल गुण होता है उसमें सिकुड़ने का, लेकिन ये परिसज्जा जब तक नहीं करेंगे तो लत्ता हो जाएगा कपड़ा, तो एकदम बटोर के पहनने ना ही। तो एक ये परिसज्जा करने से काफी हद तक कपड़ों की सिलवट रोधी रुक जाती है, मतलब वो इतना नहीं सिकुड़ता है। तो ये परिसज्जा जरूर लिनन और सूती कपड़ों में तो जरूरी होता है, तो ये किया जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे ही होते हैं, आप देखो दुकान पे जाओ, गारंटी देता है दुकानदार की कभी नहीं सिकुड़ेगा, है ना, उसमें सिलवटें यानी नहीं पड़ेंगी। जो सिलवटें पड़ जाती है तो यही परिसज्जा है। इसको क्या है, गर्म रोलर के बीच से जो है कपड़े को गुजारा जाता है, तो उससे जो है एकदम से जैसे एकदम ब्रश टाइप में हो जाता है, अस्थायी पर्सिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? ग्रीस के दाग हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है बोरिक्स और नमक, डी ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी और फ्रैंक चौक। तो किसके किया जाना चाहिए? मुल्तानी मिट्टी और फ्रैंक चौक को। इसको क्या है ना, इसको डालने के बाद इसको डाल के फिर 1 घंटे के लिए रख दो, फिर उसके बाद झाड़ दो। इसको झाड़ के फिर साबुन से धो लो, आराम से साफ हो जाता है। और क्या क्या प्रयोग करते हैं? नींबू भी करते हैं, देखो नींबू भी करा जाता है, नींबू भी करते हैं, है ना, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए। और कार्न स्टार्च भी, बेकिंग सोडा है, विनेगर, व्हाइट विनेगर भी है ना, स्टार्च, कार्न स्टार्च हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और व्हाइट विनेगर ये भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रीस के दाग हटाने के लिए। ग्रीस बहुत ही मतलब ऐसे घी टाइप में होता है ना, बहुत एकदम चिकना सा होता है ना ग्रीस, तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि चिकनी चीजें होती है ना, उसमें मुल्तानी मिट्टी और ये सब चीजें डाल दो, या बेकिंग सोडा डाल दो, या टेल्कम पाउडर डाल दो। डालने के बाद उसको रख दो थोड़ी देर, फिर वो जब सोख लेता है फिर उसको ब्रश से अच्छे से झाड़ दो। झाड़ने के बाद फिर उसको साबुन निमक से धो लो अच्छे से, फिर साफ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिले हुए वस्त्रों में गोटेड है, सिले हुए वस्त्रों में गोटेड है, गोटेड क्या है? ए ऑप्शन है बाजू में जोड़ा गया टुकड़ा, बी ऑप्शन है कमर पर जुड़ा छोटा प्लेयर, सी ऑप्शन वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन वस्त्र में जुड़ा पैनल। तो कौन सा होगा? सी वाला, ठीक है। कोटेड एक ऐसा कपड़ा होता है जैसे पैंट वगैरह है या सलवार वगैरह में आप देखते हैं, जैसे कहीं पे कपड़ा की चौड़ाई बढ़ानी है तो ऐसे तिकोना कपड़ा जोड़ देते हैं। तिकोना कपड़ा जोड़ देने से क्या है ना कि वो भसकता नहीं है और फटता नहीं है ना। ज्यादातर आप देखते होंगे पैजामे वगैरह में रहता है, सलवार वगैरह में रहता नहीं है कॉटन, तो लगाते हैं, तो वो है, ठीक है।
इससे चौड़ाई बढ़ जाती है, फैलाव बढ़ जाता है यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिशा परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? इसमें क्या बताना, उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन है लंबवत, बी ऑप्शन है क्षैतिज, सी ऑप्शन है खुला, डी ऑप्शन है दोहरा मुड़ा हुआ। तो कौन सा है जो एक मतलब कि एक दिशा का मतलब कि एक साइड मतलब एक एक तरफ लंबवत है ना, एक तरफ लंबवत या जो है उसको डबल फोल्ड में जो है उसको डबल फोल्ड में एक एक लय में जो है एक तरफ एक ही तरफ से, ठीक है, एक ही तरफ से सिलना उसको, तो वो कौन सा है? ऐसा नहीं है। जैसे लंबवत में तो होगा भाई, एक तरफ से लंबवत आप सिलते जाओ वो होगा, क्षैतिज में भी हो जाएगा, खुला में भी आप मोड़ के लेकिन नहीं कर सकते। आप कपड़े को मोड़ोगे 3-4 परत या 2 परत में मोड़ोगे, दोहरा मोड़ दोगे तो उसे लंबवत में कैसे सिलोगे? आप मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया तो वो कपड़ा तो एकदम फिर जुड़ जाएगा ना। एक ही दिशा में आप ऐसे एक ही दिशा में लंबवत अगर आप सिलते चले गए तो कैसे होगा मोड़ के? तो दोहरा मुड़ा हुआ लेआउट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दोहरा मुड़ा हुआ ये है, दोहरा मुड़ा हुआ लेआउट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक दिशा परिधान में ये भी ध्यान रखना है नहीं कि हर प्रकार के कपड़े में जो एक दिशा मतलब एक तरफ की जो सिलाई होती है, एक तरफ कोई सिलाई करनी है, अगर वो उस तरह का कपड़ा नहीं है बनाने वाला तो ये नहीं है कि आप उसको मोड़ दिया और मोड़ के अच्छे से सिले तो वो तो फिर जुड़ जाएगा, है ना, मुंह नहीं खुला रहेगा उसका। तो ऐसा है, तो दोहरा मुड़ा हुआ कपड़े का जो है लेआउट प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, तो आई होप हमारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे होंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। जो चैनल में पहली बार आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।